एटम्स एंड न्यूक्लियाई के इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रेडियाई ऑफ परमिटेड ऑर्बिट्स और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दो टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो यहां पे ध्यान दीजिए, अभी तक हमने ये पढ़ा कि हमारे पास एक सेंट्रली कोल्ड न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ डेफिनेट ऑर्बिट में मूव करते हैं। तो उस ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा? जो परमिटेड ऑर्बिट्स हैं उनका रेडियस हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला हम डिस्कस करते हैं। और दूसरा, उस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी टोटल एनर्जी होगी, या हम क्यों कहें कि कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी और टोटल एनर्जी का कितना सम होगा। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ये एक ऑर्बिट है जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ये हमने सपोज कर लिया कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब देखिए, यहां पे ये जो न्यूक्लियस है इसके पास प्लस Ze ये चार्ज है और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो हमें पता है कि यहां पे जब इस तरह का सर्कुलर केस होगा तो यहां पे इसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा और यहां पे देखिए ये अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है। इसका मतलब यहां पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगी और वो फोर्स हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इन दोनों के बीच में लग रही है उसके बराबर होगी। तो यहां पे हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट आया कि सेंट्रीपिटल फोर्स that is equal to electrostatic force, ठीक है। अब हमने ये पढ़ा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है mv² अपॉन r, ठीक है। ये डिस्टेंस हमारी r हो जाएगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां पे जो लगेगा वो हो जाएगा हमारे पास k 1/4πε0 को अभी हम k ले रहे हैं। k हो गया q1 का मतलब ये e हो गया हमारे पास और q2 जिस भी एटम का हम न्यूक्लियस लेंगे उसके एटॉमिक नंबर से जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इस पे चार्ज पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा Ze और यहां पे ये जो डिस्टेंस है हमारी ये इसमें स्क्वायर होती है, तो ये डिस्टेंस आ गई हमारे पास, ठीक है। अब यहां से देखिए, यहां से हमें ये रिजल्ट मिल रहा है कि ये r और ये r कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया mv² इज इक्वल टू k Ze² अपॉन r। ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। अब अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें तो यहां से हम r की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। r की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या आ जाएगी, r इज इक्वल टू हो जाएगा k Ze² अपॉन mv²। ये वैल्यू यहां पे r की हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन जो है उसमें ये कहता है कि एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू nh अपॉन, तो हम यहां पे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन यहां पे ये होता है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम मींस mvr दैट इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए यहां से हम क्या कर रहे हैं, यहां से हम r की वैल्यू फिर कैलकुलेट करते हैं। तो यहां से हमारे पास r की वैल्यू जो आएगी वो देखिए
NH अपॉन 2 पाई mv, NH अपॉन 2 पाई mv, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कर रहे हैं। ठीक है, ये बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन से R की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम R की है। तो हमारे पास आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड 3। ठीक है, 2 और 3 से देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है। हमारे पास NH, ये वैल्यू ले लेते हैं K Z E स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई mv। ठीक है, यहां से एक v इससे कैंसिल हो गया और हम यहां से v की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो देखिए v हमारे पास यहां पे जाएगा, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू, यहां पे हमारे पास क्या बचा 2 पाई m। ठीक है, ये एक m और एक m ये कैंसिल हो गया यहां पे। अब हमारे पास बच रहा है ये 2 पाई k z e स्क्वायर अपॉन, यहां पे v था हट गया nh, और इसको हम कर ले रहे हैं इक्वेशन 4। ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई यहां पे। अब देखिए इस v की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे और r के लिए एक नया एक्सप्रेशन हम निकालेंगे। तो यहां पे देखिए नाउ इक्वेशन 3 बिकम्स, ये हो गया हमारे पास r इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई mv, 2 पाई m। अब v की वैल्यू देखिए अपॉन में है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे। तो यहां पे हो जाएगा NH अपॉन 2 पाई k z e स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई यहां पे। इसको अगर हम थोड़े ठीक से लिख लें तो ये हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। ये हमारे पास इसको इक्वेशन 5 कर देते हैं। तो यहां से देखिए, यहां से हमें ये रिजल्ट मिल रहा है कि r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। इसका मतलब जो r की वैल्यू होगी, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 1 4 9 एंड सो ऑन। ये एक्सप्रेशन रेडियस ऑफ परमिटेड ऑर्बिट की वैल्यू देगा हमें। अब देखिए अगर हमें हाइड्रोजन की स्टडी करनी है, ठीक है, तो हाइड्रोजन में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहां पे Z की वैल्यू हम हटा देंगे, 1 हो जाएगी, तो Z एलिमिनेट हो सकता है यहां से। तो ये सारी वैल्यू तो हमारे पास हो गई कि कैसे रेडियस ऑफ परमिटेड ऑर्बिट हम कैलकुलेट करेंगे। अब इसके बाद हम निकालने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या होती है हमारे पास, और उसका फॉर्मूला हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, एनर्जी यहां पे, क्योंकि इसके पास मास भी है और वेलोसिटी भी है, ठीक है, तो यहां पे दो तरह की एनर्जी हमारी मिलेगी। एक हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी और दूसरी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों को जब हम सम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टोटल एनर्जी की। तो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो एनर्जी में सबसे पहला हमारा जो एनर्जी होगा फर्स्ट, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होगी, और सेकंड हमारे पास जो होगी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालेंगे ये समझिए। अभी हमारे पास एक रिजल्ट आया था
जिसमें हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल किया था। तो यहां पे हमारे पास फॉर्मूला आया था mv² अपॉन r एंड दैट इज इक्वल टू k ze² अपॉन r²। ये था, ये वैल्यू यहां से कट गई, तो यहां पे हमारे पास इक्वेशन आ गया था mv² इज इक्वल टू k ze² अपॉन r। ये वैल्यू आ गई। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, तो यहां पे तो हमारे पास mv² की वैल्यू है। अगर इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास यहां पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी देखिए हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई हाफ k ze² अपॉन r। ये वैल्यू हो गई काइनेटिक एनर्जी की। यहां पे k की वैल्यू हमारे पास 1/4πε0 है, जिसको हम लास्ट में पुट करेंगे। ठीक है, अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। पोटेंशियल एनर्जी में समझिए यहां पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और ये हमारा न्यूक्लियस है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी तो एनर्जी हमारी नेगेटिव हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है k q1 q2। तो यहां पे क्या हो गया, एक E हो गया और एक ZE हो गया। ठीक है, k q1 q2 अपॉन r, ये वैल्यू आ गई है। और यहां पे नेगेटिव साइन लगेगा क्योंकि ये फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। इसको हम इक्वेशन 1 कर ले रहे हैं और इसको इक्वेशन 2 कर ले रहे हैं। अब देखिए हमारे पास जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास आ गई हाफ k ze² अपॉन r, और ये माइनस में है तो यहां पे साइन आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा k ze² अपॉन r। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो चीजें इसमें कॉमन है उसको हम बाहर कर लेते हैं। तो देखिए हमें दिख रहा है k ze² अपॉन r, ये कॉमन आ रहा है इसमें से, तो ये हो जाएगा k ze² अपॉन r, और यहां पे वैल्यू आ गई 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1। ठीक है, तो यहां से देखिए हमें एक बात समझ में आ रही है कि ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, ये वैल्यू यहां पे -1/2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू यहां पे आ जाएगी हमारे पास टोटल एनर्जी -k ze² अपॉन 2r। ये फाइनल हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई। अब देखिए यहां पे एक चीज हमें दिखाई दे रहा है कि ये एनर्जी माइनस में, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं उनकी एनर्जी नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव एनर्जी होने का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव एनर्जी होने का मतलब हुआ कि उनके ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है न्यूक्लियस से, और वो बाउंड है, वो उसको छोड़ के, उस परमिटेड ऑर्बिट को छोड़ के नहीं जा सकते हैं क्योंकि दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। अब अगर कम से कम इतनी एनर्जी या इससे ज्यादा एनर्जी जब हम देंगे तभी इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट को छोड़ के बाहर मूव करेंगे। तो नेगेटिव साइन का ये सिग्निफिकेंस है कि ये अट्रैक्ट होते हैं न्यूक्लियस की तरफ, और न्यूक्लियस की वजह से यहां पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है जो इन्हें अपने ऑर्बिट में ही रहने देता है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज देखिए, ये जो r की वैल्यू हम लाए हैं, ये r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हम थोड़ा सा यहां पे चेंज भी कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारे पास हो जाएगा, ये टोटल एनर्जी है, तो अब टोटल एनर्जी को हम लिख रहे हैं E टोटल।
टोटल एनर्जी यहां पे आ गया माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2। आर की वैल्यू देखिए क्या है, ये वैल्यू है, तो यहां रेसिप्रोकल है तो ये जस्ट ऊपर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसी को चाहे तो हम ठीक से लिख सकते हैं, ये हमारे पास, ये चाहे तो कट भी सकता है हमारा, ठीक है, इसको हम 2 2 चलिए ठीक है, ये हो जाएगा माइनस के जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 पाई स्क्वायर एम, पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर दिया जाएगा, के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 पाई स्क्वायर एम, और ये जो 2 है ये यहां पे आ गया अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जब स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में हम पढ़ेंगे तो हम इस वैल्यू को एक अलग टर्म डिफाइन करेंगे कांस्टेंट के लिए, और उसके हेल्प से हम वेवलेंथ निकालेंगे, जिसके हिसाब से हम लाइमन, बामर और इस तरह की सीरीज को फॉर हाइड्रोजन एटम डिस्कस करेंगे।